के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज इस दमदार पैनल में होंगे कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा, 5paisa.com के रुचित जैन और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। क्वार्टरली नंबर्स पर बातचीत करने के लिए रीसेंट लिस्टिंग बीकाजी फूड्स के CFO ऋषभ जैन हमारे साथ जुड़ेंगे और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मनोज वर्मा भी होंगे हमारे साथ। इसके अलावा 10:15 बजे बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे GoIndiaStocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा। लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट पर चर्चा कर लेते हैं। शानदार रिवर्सल मार्केट में और एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी, और ख़ासतौर से मिड कैप इंडेक्स में तो खैर शुरू से एक अच्छा मूव था, करीब 150 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स ऊपर, निफ्टी करीब 7 पॉइंट ऊपर, और अब बैंक निफ्टी भी तैयारी कर रहा है एक बार फिर से ग्रीन में आने के लिए। और जो एक मेरा व्यू रहा है कि आज शायद बैंक निफ्टी कुछ कमाल करके दिखाए आपको। अभी तक तो वो व्यू इंटैक्ट है। मिड कैप IT में शानदार रिकवरी, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स ये शायद बैन से बाहर आया था, इसमें एक शानदार मूव इस समय। उसके अलावा कुछ फार्मा स्टॉक्स, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन, सिंजीन, इन सब में शानदार मूव। वेलकम लैब्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। और उसके अलावा IT स्टॉक्स में कम बैक, PSU बैंकों में अच्छी बाहर, और SBI ने लीड किया, बैंक ऑफ बड़ौदा उसमें ज्वाइन करता हुआ। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लेकिन नंबर्स के बाद अशोक लेलैंड में। निफ्टी एट डेज हाई 18,350। जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत सफर रहा। शुरुआती लगभग 45 मिनट का निफ्टी का डे लो से मोटा मोटी अगर आप मान के देखें तो इस वक्त करीब 70-80 पॉइंट्स की रिकवरी है निफ्टी में। एनसीएम इज द केस विद निफ्टी बैंक। और एक बार अब पैनल स्क्रीन पे रखिएगा प्रशांत सावंत, प्रकाश काबा सर और रुचित जैन, अमित सेठ, ये 4 मेहमान हमारे साथ होंगे फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, क्योंकि अमित जुड़ रहे हैं इस वक्त। अमित, आप इंडस्ट्रीज को काफ़ी देर से देख रहे हैं, नंबर्स देखे होंगे, ऑप्शन प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज पे आपकी एक अप्रोच और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज स्टॉक स्पेसिफिक। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं इंडेक्स में यही व्यू था कि जिस तरह अर्ली मॉर्निंग जो डिप था, आई थिंक दैट वाज द अपॉर्चुनिटी। 10 डेमा का जैसे हम सुबह से डिस्कस कर रहे हैं, एक अच्छा सपोर्ट था। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी इज होवरिंग अराउंड 10 डेमा ने सपोर्ट हमें मिला, और वहां पे थोड़ा सा हमने पुल बैक देखा। तो मेरे ख्याल से मॉर्निंग ट्रेड एक बार प्ले आउट हो चुका हुआ है। निफ्टी बैंक में 44,000 इज अ साइकोलॉजिकल मार्क, तो एक बार जब तक वो क्रॉस नहीं होता है तो फ्रेश ट्रेड्स यहाँ नहीं बनेंगे। 44,000 अगर टेक आउट होता तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी हम तेजी यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली निफ्टी में एक बार ट्रेड प्ले आउट हो चुका है तो फ्रेश अभी नहीं लूंगा। मॉर्निंग डिप वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो इस समय फिलहाल स्टॉक्स में ही फोकस करूंगा। तो 2 स्टॉक्स जो मेरे अभी रेडार पे हैं, वॉच लिस्ट पे है, दैट इज मारुति। मारुति का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे एक हम पुल बैक प्राइस एक्शन देख रहे हैं, स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी है, अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 9278 का इसका प्राइस है कैश में, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 9200 का, और हमारे टारगेट्स 9430 के रहेंगे मारुति में। सेकेंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, लाइक वी बीन डिस्कसिंग, PSU बैंक्स हैव बीन डूइंग वेल, तो उसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा इज अवेलेबल एट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट। 10 डेमा 20 डेमा कट करके ऊपर जा रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बाय की सलाह है। टारगेट्स रहेंगे 191 के, और स्टॉप लॉस रखूंगा 182 पर। ओके, चलिए, तो ये इस समय कन्विक्शन कॉज खासतौर से बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छा मूव, और मारुति लगातार इस पैनल ने पिक किया। मारुति देखिए, मंडे को BTST कॉल ली गई थी, कल पूरे दिन मारुति पर एक अच्छा मूव बना आपके लिए, और आज फिर मारुति पर एक बाय कॉल। गाबा सर, आपकी फ्रेश ट्रेड्स क्या होंगे इस समय की? गुड मॉर्निंग टू यू। मेरा स्टॉक है 2, बोथ लॉन्ग। वन इज आदित्य बिरला फैशंस लिमिटेड, अच्छा तेजी नजर आता है, 198 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है 210 तक जाना चाहिए। आदित्य बिरला फैशंस स्टॉक होगा 195। सेटअप के हिसाब से काफी स्ट्रेच हो गया है ऑन द डाउन साइड, एक बाउंस की जरूरत है आदित्य बिरला फैशंस। सेकेंड स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है अपोलो हॉस्पिटल, डिफेंसिव बेट, लो लेवल में खुला था, एक अप्रूव मिला है, ट्रेड कर रहा है 4579, स्टॉप होगा बहुत टाइट 4550। यहां पर जो टारगेट है 4650 के हैं अपोलो हॉस्पिटल। ओके, अपोलो हॉस्पिटल साहब का एक बाय ट्रेड है। प्रशांत, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी वीरू जी, मैं 2 स्टॉक जो ट्रैक कर रहा हूँ उसमें पहला है टेक महिंद्रा। मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छी डिप के बाद अच्छे सपोर्ट से पिकअप हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1084, टारगेट में देख रहा हूँ 1135 से लेके 1140 तक, सारे स्पॉट लेवल से। और नेक्स्ट पिक मुझे लग रहा है एक पोजिशनल ट्रेड पूरे महीने के लिए, वो होगा एस्ट्रल। यहाँ पे 1665 1665 स्पॉट में स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये यहाँ से मुझे लग रहा है पोजिशनली
1800 से लेके 1840 तक जा सकता है। तो ये दोनों मेरे पिक रहेंगे, टेक महिंद्रा और एस्ट्रल। ओके, टेक महिंद्रा और एस्ट्रल ये पिक रहेंगे प्रशांत सावंत जी के। रुचित को जोड़ लेते हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपकी पिक्स? जी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक से बाय साइड पे, एक तो सबसे पहला पिक रहेगा L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। एक क्लियर ब्रेकआउट ये स्टॉक में प्रीवियस स्विंग हाइस के ऊपर ये स्टॉक निकला है और सुबह सुबह अगर आप वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो आधे पौने घंटे में ही काफी अच्छे वॉल्यूम्स डेली एवरेज के कंपैरेटिवली ये स्टॉक में हो चुके हैं। सो यहाँ पे हमें लग रहा है ये ट्रेंडेड फेज की जो शुरुआत है कंसोलिडेशन के बाद 99 के स्टॉप लॉस से 108 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में। और एक कैश सेगमेंट से स्टॉक है वो है टाइम टेक्नोप्लास्ट। 89 EMA काफी समय से ये स्टॉक में एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। कल की सेशन में उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया, वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और आज हम फॉलोअप मूव भी देख रहे हैं कि उसका फॉलोअप मूव भी आ रहा है। तो करंटली 87.80 के आसपास चल रहा है। 84 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट टर्म के लिए ये टाइम टेक्नो में खरीदारी करी है 94 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, अच्छा एक और स्टॉक लेकर आइए अब, आदित्य बिरला फैशंस। वीरू, कल बात हो रही थी सुशील केडिया से, तो जो स्टॉक स्पेसिफिक, उसमें उन्होंने एक इसी स्टॉक की चर्चा की थी कि काफ़ी गिर चुका है स्टॉक और अब अच्छा खासा मूव दिखाने को तैयार है। ऑब्वियसली गाबा सर ने भी अभी चुना है इसको, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर इन स्टॉक्स में आ रहा है। एक बार IGL लेकर कर आइए स्क्रीन पर। IGL ने अभी अभी फ्रेश इंटरडे हाई बनाया और उसके अलावा ब्रिटानिया में भी एक फ्रेश इंटरडे हाई इस समय आपको ट्रेड पर दिखाई देगा। शानदार मूव। अमित, कोई व्यू आपका इन दोनों स्टॉक्स पर, IGL या ब्रिटानिया? जी अनुजी, ब्रिटानिया का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है बिकॉज स्टॉक वाज इन एन अप ट्रेंड और इसने एक पुल बैक लिया जो कि लगभग अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके उसने हॉल्ट किया पुल बैक ने। और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट के लिहाज से ब्रिटानिया काफी अच्छा चार्ट मुझे लग रहा है। 4567 इसका कैश में प्राइस है। इसे बाय करें। मुझे लगता है जो इसकी लास्ट स्विंग है लगभग 4650 है, वहां तक ये स्टॉक 4650 4700 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस स्विंग लो जो हमारा लगभग 4490 है, वहां पे हम रखेंगे। ओके, एक बार फिर से थोड़ी सी इंडेक्स समरी को देखते हैं। निफ्टी PSU इंडेक्स अभी कुछ देर पहले उल्लेख कर रहे थे हम, डे हाई पर है। SBI आपकी स्क्रीन पर आएगा और SBI लगभग आप समझ लीजिएगा कि एक सेकेंड, ये 584 पे डे हाई पे। तो निफ्टी बैंक के लिए काफ़ी अच्छे खासे कंट्रीब्यूटर्स हैं। एक बार रिलायंस को लेके आइए। याद रखिएगा जो चीज़ मैं बातचीत कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे दिमाग में चल क्या रहा था कि एग्जैक्टली हमें 18400 के कॉल राइटर्स के पास दोबारा कौन ले जाएगा या फिर ले जा सकता है। रिलायंस एक बार आज फिर से 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन के ऊपर ट्रेड करता हुआ। अमित जी, इसने 20 डे में, और आज का लो बहुत क्रिटिकल था, 20 200 दोनों के दोनों आज के लो हैं। अब 10 डे को रीगेन करता हुआ 2455। आपका रिलायंस पे व्यू इस वक्त क्या होगा? जी जी, मेरा व्यू रिलायंस पे बुलिश है। इनफैक्ट मेरा सेकंड चॉइस में ये था। द रीजन इज कि एक ये इसका ब्रेकआउट जोन और यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस है। तो स्टॉक अपने कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस जनरली एक अच्छा सपोर्ट होता है, वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा शांत है बट एनी टाइम इसमें एक मूव अच्छा बन सकता है। स्टॉप लॉस हम 24-25 पर रखेंगे और आशा करता हूँ कि इसमें 2500 से 2525 के टारगेट्स पॉसिबल है रिलायंस में। याद रखिएगा, ये ट्रेड या फिर ये व्यू मैंने इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से लिया था कि इंडेक्स को फर्दर एडवांटेज कौन से स्टॉक दे सकते हैं। इस चैनल का प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, स्वामित्व होल्ड करते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले, चाहे फ्यूचर्स, ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट कॉल, प्लीज़ एक निजी राय जरूर सम्मिलित रखें। अनुज, बिल्कुल। बाजार को तंग अगर कोई स्टॉक अभी भी कर रहा है तो वह HDFC बैंक। वहाँ पर अभी भी थोड़ा सा डाउनटेक, और ICICI बैंक। इनफैक्ट अगर आप बैंक निफ्टी कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों बैंक निफ्टी अभी भी ग्रीन में नहीं आ पाया। हालांकि निफ्टी अब कंफर्टेबली ग्रीन में, और मिड कैप इंडेक्स में तो शानदार तेज़ी। इनफैक्ट आज मार्केट बहुत अच्छा है। आज मार्केट में कहूँगा कल से अच्छा है। आज मार्केट ने आपको गैप डाउन दिया, वहाँ से आपको एक अच्छी रिकवरी दी, और ब्रॉडर मार्केट में शानदार तेज़ी। डिक्सन टेक जो सुबह सुबह वीडियो ने स्पॉट किया था, शानदार मूव वहाँ पर। AB फैशंस की लगातार बात हुई है, वहाँ पर मूव। MRF की लगातार बात हुई है, वहाँ पर अच्छा मूव। एशियन पेंट्स में एक अच्छा मूव आ रहा है इस समय। एशियन पेंट्स डे हाई पर। डेल्टा कॉप जो अब बैन में चला गया, कल सुबह कविता जी ने क्या शानदार पिक ली थी डेल्टा कॉप, और कल वो स्क्रीन पर तेज़ी प्ले हुई और उसके बाद अब फिर डे हाई पर। और निफ्टी अब फ्रेश इंट्राडे हाई पर 18,360 इस समय निफ्टी। जैसा वीरो ने कहा, इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन रिलायंस का। क्या इस बार हम 18,400 450 के टेक्सचर को या जो रेजिस्टेंस जोन है उसको ब्रीच कर पाएंगे या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जानना। लेकिन एक स्टॉक जो आज थोड़ा वीक है वो है श्री सीमेंट। वो लेकर आइए जरा। श्री सीमेंट करीब 2.5% नीचे।
प्रशांत जी, कोई व्यू आपका श्री सीमेंट को लेकर? अनुज जी, मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे करीबन हम 24,100 के आसपास है जो आज का लो बना हुआ है। करीबन 23,700 उसके नीचे यानी 23,600 पे आप स्टॉप लॉस रखिए। जब तक इसके नीचे क्लोज ना हो मुझे लग रहा है पोजीशन रख सकते हैं। यहाँ से ये पिकअप होके 25,000 से लेके 25,100 जो कि कंसोलिडेशन जोन का ऊपरी लेवल है, वहां तक बिल्कुल जा सकता है। ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं, अब थोड़ी सी बाजार की बिग पिक्चर की बात कर लेते हैं और ये समझने के लिए goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा जुड़ गए हमारे साथ। राकेश जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। एक मार्केट में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है यूएस डेट सीलिंग को लेकर, लेकिन हमारी मार्केट अभी भी उतनी इम्पैक्टेड नहीं है शायद। आपका क्या व्यू है? क्या एक करेक्शन के लिए तैयार हैं हम, या अभी भी यहाँ पर बाइंग के ही ज़्यादा मौके हैं? अनुज, अभी तो यूएस मार्केट ही इम्पैक्टेड नहीं है, तो हम तो थोड़ा दूर है उनसे। और दूसरा है कि कोई ये सोच नहीं रहा है कि डेट सीलिंग का मुद्दा जो है वो उस लेवल तक जाएगा। वर्स्ट केस में एक्सपेक्टेशन यही है कि एक एक्सटेंशन ये लोग ले लेंगे और जब इनका पूरा बजट प्रेजेंट होता है सितंबर में, तब तक का एक्सटेंशन ले लेंगे और तब तक इस मुद्दे को दोनों पार्टीज मिलकर सॉल्व करेंगी। तो अभी तक यही आम राय बनी हुई है। अभी तक इसमें मेरा कहने का मतलब है कि 5 से 10% ही प्रोबेबिलिटी होगी या उससे भी कम है कि ये डेट सीलिंग का प्रॉब्लम में एक ब्लो आउट हो जाए। तो ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी अभी तक मार्केट में है नहीं। ओके, ये यूएस मार्केट आपका ठीक था सर। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक यूएस मार्केट और इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स के बीच में एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। हम इस दौर की निफ्टी बैंक पे ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं। फर्स्ट चीज़ जो कि जिस पर मैं आपका एक अनुमान जानना चाहूँगा कि अप्रैल मई में अब तक एफआईज फ्लोर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और इस बार के स्विंग में अच्छी बात है कि एफआईज के इनफ्लो के अगेंस्ट डीआईज नहीं खड़े हैं। इस बार हमें एक ब्लेंडेड अप्रोच नजर आई, मतलब मिली जुली, डीआईज भी बाहर रहे हैं, एफआईज भी बाहर रहे हैं, बट स्पेशली एम्फेसाइजिंग ऑन एफआईज फ्लो। क्या ये अभी कायम रहेगा? इस बात की पॉसिबिलिटी आपको लग रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, या थोड़ा पॉज हो सकता है? वीरेंद्र जी, आज अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट में इंडिया ही एक स्टोरी है जो ठीक लग रही है, क्योंकि साल के शुरुआत में चाइना रीओपनिंग थीम करके आई थी और काफी पैसा वहां गया था और हमने भी देखा था इंडियन मार्केट में काफी सेलिंग आई थी एफआईएस की। बट जैसा कि हमें उम्मीद थी, चाइनीज इकोनॉमी उस स्पीड से नहीं रिकवर कर पा रही है जैसा सोचा था और वो पैसा वापस से लौट के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो मैक्रो एनवायरनमेंट बन रहा है ग्लोबली और बाकी सब देशों को देखते हुए, इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है और मुझे लगता है कि एफआई इनफ्लो अभी जारी रहना चाहिए। अभी तो थोड़ा सा ही पैसा आया है। आई थिंक अभी अगर जिस तरह से आउटफ्लो हुआ था उसका तो कुछ भी लौट के नहीं आया है, तो ये लंबे समय तक जारी रह सकता है। अच्छा राकेश जी, एक और फिर बात करते हैं मार्केट में। अब जो इंडिविजुअल सेक्टर्स में सबसे शानदार मूव मार्केट में रहा है ऑटो सेक्टर में, और पिछले एक साल में वन वे सेकुलर मूव। कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए आप, और ख़ासतौर से टीवीएस मोटर और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में तो बहुत ही शानदार मूव। मारुति अपने रिसेंट लो से एक शानदार मूव, 7,000 से 9,000 का एक बहुत शार्प मूव। इस स्पेस में आपके हिसाब से क्यों इतनी बड़ी रैली बन रही है और क्या इन लेवल्स पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है? तो अनुज, ऐसा है कि ऑटो डिमांड जो है वो कोविड में जो डाउन हुई थी उसकी अच्छी खासी अपन ने रिकवरी देखी है, और उसके साथ जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस पिछले 7-8 महीनों में करेक्ट हुए हैं उसका भी मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हमने देखा है। तो सारी कंपनी जो ऑटो कंपनीज है उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं और एक अपग्रेड्स भी हमने देखे इन सब कंपनीज में आते हुए। अब इंटरेस्ट रेट एक तरह से पीक आउट हो गया है, तो हो सकता है कि एक टेलविंड थोड़ा और मिल जाए इंटरेस्ट रेट की वजह से, ये अफोर्डेबिलिटी जो है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाए और अगर डीजल और पेट्रोल के भाव भी नीचे आने लगते हैं तो एक और थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े अभी काफी ऊपर आ चुके हैं, बट जल्दी में ये स्टॉक करेक्ट करेंगे ऐसा लग नहीं रहा है। थोड़ी तेजी अभी और बनी रह सकती है ऑटो स्टॉक्स में। आज राकेश जी आपको गौर से मैं देख रहा था, मतलब पिछले 2 दिन इंटरेक्शन से, आजकल डाइटिंग ज़्यादा चल रही है या जिम ज़्यादा चल रहा है? बताएंगे इस बारे में थोड़ा सा? ये सब अनुज जी का
अरे मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो अच्छा सर, करते क्या है आप आजकल, मतलब दिनचर्या क्या है, और फूड में मतलब ईटिंग पैटर्न में क्या चेंज लाया आप? वीरेंद्र जी के लिए कि चेंज किया है कि फुल वेजिटेरियन डाइट पे आ गए और इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई थिंक सबको ये फॉलो करना चाहिए। बाकी तो अनुज जी एक्सपर्ट है, वो देंगे राय कि मतलब कैसे किया जा सकता है। नहीं, मैं एक्चुअली एक ब्लॉग लिख रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा है वैसे राकेश जी, और मतलब काफी मेरे सोसाइटी में भी काफी लोग एक्चुअली वो इम्प्रेस हुए, काफी लोग इंस्पायर हुए हैं। मुझे अच्छा जैसे लगता है कि लोग जब इंस्पायर होते हैं। और मैं एक चीज कहूंगा बस, लेकिन खासतौर से जो 30s में हमारे दर्शक देख रहे हैं ना, प्लीज 40s तक की वेट मत करिए, अपने फिटनेस को 30s में ही अच्छा कर लीजिए। 40s में बहुत मेहनत लगती है, और शुगर छोड़ के जो आनंद आता है ना, हाँ, एक और चीज 40s में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पसीना निकलता है, बहुत दम निकलता है। आप 30 to 40 में अगर फिट रहेंगे ना, आप पूरी जिंदगी फिट रहेंगे, ये बात मान के चलिए। तो इसके लिए फिटनेस पर 30s में हम 30s में सोच रहे थे कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, क्या करना है, वो फिर मिड 40s में आके ना थोड़ा सा दिक्कत होती है। और एक और चीज मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, ट्रेडिंग करिए सुकून से, उसको एकदम मतलब दिमाग में चढ़ाइए। ट्रेडिंग मैंने देखा है अक्सर वो ब्लड प्रेशर जो है वो आपका बढ़ा देती है, तो सुकून से ट्रेडिंग करिए थोड़ा सा, और ज़्यादा जोखिम मत लीजिए। वैसे वेट लॉस करने से ना मेरा जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, पहले हाई था। चलिए, सेहत का जिक्र कुछ ऐसे हुआ कि बाजार की सेहत थोड़ी सी और दुरुस्त हो गई। निफ्टी 18,370, बैंक निफ्टी 43,912। अच्छा राकेश जी, बातें हैं उस चीज़ पे जिसके आप बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छे विशेषज्ञ हैं, वो है मेटल्स। मेटल्स में हमने पिछले 4-5 दिन में काफ़ी अच्छा पुल बैक देखा था। अब अगर मैं सब कुछ रखूँ आपकी स्क्रीन पे, आई मीन गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स रखूँ, इंडस्ट्रियल मेटल्स रखूँ और आयरन और सब कुछ, अभी एग्जैक्टली आपका मेटल्स पे टेक क्या है, अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है मेटल्स में? देखिए, गोल्ड तो एक अलग कारण से चल रहा है, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि सेंट्रल बैंक्स जिस तरह से एक विकल्प ढूंढ रहे हैं डॉलर के लिए, तो गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं, और वो कहाँ तक जाएगी वो कहना मुश्किल है। तो उसका जो नॉर्मल डिमांड सप्लाई सिनेरियो से तो कुछ लेना देना नहीं है, तो गोल्ड को एक तरफ से साइड में रखें अभी फिलहाल। तो बाकी सब कमोडिटीज में देखता हूं तो मुझे लगता है कि इंडियन पर्सपेक्टिव से आयरन और सबसे बेटर कमोडिटी मुझे लगती है, क्योंकि एक उसमें एक जो इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ा सा एक अलग हो गया है रुझान। यहाँ पे जो रेगुलेशन चेंजेस आए थे, जिसमें कि सारी आयरन और माइंस जो है वो ऑक्शन हो रही है, उसमें कंपनी ने काफी बड़े बड़े बिड किए हैं, उन्होंने 100% प्लस रॉयल्टी देने का वादा कर लिया है। तो जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, जैसे कि एनएमडीसी हो गई या गोदावरी पावर हो गई, जो कि पुराने रिजीम पे चल रही है, और उनकी रॉयल्टी रेट्स मैक्सिमम 20-22% पे ही है बनिस्बत की 100% प्लस जो अभी कंपनीज बिड कर रही हैं। तो इनको एक बड़ा फायदा हो रहा है, उनकी एक प्रॉफिटेबिलिटी अब पता लगेगी कि इससे कम जा ही नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जब अनिश्चितता बनी हुई है चाइना की इकोनॉमी को लेके, ग्लोबल इकोनॉमी को लेके, एक आयरन और इन सब में पैक्ट में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जहां पे गिरावट का चांस कम है। अच्छा, एक लास्ट सवाल राकेश जी, एक जो न्यू एज स्टॉक्स हैं जिनमें पिछले साल बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई थी, इस साल एक अच्छा मोमेंटम है इन स्टॉक्स में। आप पेटीएम देख लीजिए, पीबी फिनटेक देख लीजिए, इवन डिलीवरी, जोमेटो तक भी जो सबसे ज़्यादा बीटन डाउन था, अच्छी रिकवरी। यहाँ पर कोई स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं? तो स्टॉक कहना तो मुश्किल है, बट हाँ ऑब्वियसली थिंक थोड़ा सा फ्रेम फ्रीज हो गया है। राकेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस बातचीत को फिर हम यहीं विराम देंगे। और अब एक काम करते हैं, फिर एक बात कर लेते हैं पैकेज फूड सेगमेंट की कंपनी बीकाजी फूड्स, जिसकी लिस्टिंग हुई थी, और जब लिस्टिंग हुई थी तो मैनेजमेंट आईपीओ के टाइम पर हमारे स्टूडियो में भी आए थे। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल चौथी तिमाही में अच्छे नतीजे पेश किए हैं। इस कंपनी में का तिमाही का जो मुनाफा है वो 55% से ज़्यादा बढ़ा है, वहीं आय में भी 16% का उछाल आया है, मार्जिन में भी जंप है। अब FY24 के लिए क्या टारगेट्स हैं, किन मार्केट्स में ग्रोथ है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीकाजी फूड्स के CFO ऋषभ जैन और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मनोज वर्मा दोनों जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। ऋषभ, आपसे शुरुआत करूंगा। अच्छी मार्जिन इंप्रूवमेंट, जबकि मैं अज्यूम कर रहा था कि आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस एक्चुअली बढ़े होंगे,
ये किस तरीके से आपने मैनेज किया इस फूड इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में? नहीं, पहले क्वार्टर में जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है काफी इंक्रीज हुए थे, तो आपने देखा होगा पहले क्वार्टर में हमारा EBITDA भी 7.5% के आसपास था। लेकिन पहले क्वार्टर के बाद हमने देखा है काफी जो एडिबल ऑयल और की पल्सेस हुए उसमें काफी डाउनफॉल आया है, तो उससे हमारे नतीजे, हमारे जो प्रॉफिट काफी इंप्रूव हुआ है। प्लस हमने एफिशिएंसी बिल्डिंग में काफी काम किया है, जैसे जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है उसमें हमने ज्यादा फोकस किया है, ज्यादा सेल की है हमने। अक्रॉस जितने बड़े कॉस्ट है, जैसे वो सब कॉस्ट में कैसे एफिशिएंसी बिल्ड करें, भले वो पावर कॉस्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हमने उस पर काफी काम किया है, जिससे हम ओवरऑल हम एक अच्छे नंबर पे पहुंचे। ओके, मनोज जी, अब आउटलुक क्या है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए? ये जो अब आपका बेस इफेक्ट थोड़ा किक इन होगा, यहाँ से किस तरीके के एक्सपेक्टेशन रखें आपके शेयर होल्डर्स? अगर हम पिछले 5 साल देखते हैं तो हमारी जो कैगर ग्रोथ है वो करीब 22% के करीब रहा है। इनफैक्ट एंड ये सेम ही ग्रोथ हमने लास्ट ईयर भी डिलीवर की है। अगर लास्ट ईयर हम अपना देखें तो नंबर के अलावा काफी काम हमने किए जो बेसिकली फंडामेंटल्स करेक्ट करना और उनको स्ट्रेंथन किया है। मुझे पर्सनली और एज अ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ, मतलब कोई रीजन नहीं लगता कि जो अभी तक हम जो ग्रो कर रहे हैं इससे कम करेंगे। दैट्स व्हाट आई कैन से। चलिए कुछ ग्रोथ पैरामीटर्स से बात कर लेते हैं। ऋषभ जी, एग्जैक्टली मतलब फॉर दिस एंटायर FY24 आपका एक्सपेंशन प्लान्स कैसे हैं और स्टोर एक्सपेंशन कितना होगा? और एक और चीज़, ये फॉर एंटायर FY23 आपका एड स्पेंड कितना था और 24 के लिए क्या आउटलुक है सर इस पर? तो 23 में हमारा एड स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 2% का रहा। अमिताभ बच्चन कंटिन्यूज टू बी आवर ब्रांड एम्बेसडर और हमने काफी मार्केटिंग नए इनिशिएटिव, छोटे डिजिटल मीडिया को यूज किया इस प्लेटफॉर्म को। तो दैट इज व्हाट वी डिड हमने इस साल में। नेक्स्ट ईयर के लिए भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये इसके ही आसपास रहेगा 2% के करीब, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ेगा क्योंकि हमारा टॉप लाइन ज्यादा होगा। सो दिस इज ऑन एड्स। एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो हमने इस साल में करीब 1 लाख आउटलेट से अपनी रीच बढ़ाई है। अभी बीका जी पैन इंडिया लुक एट हमारे स्टॉक्स करीब 9.5 लाख आउटलेट्स में प्रेजेंट हैं और इसका जो हमारा आउटलुक है नेक्स्ट ईयर का बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर करीब हम 1.5 लाख आउटलेट्स और ऐड करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग प्लान है हमारे एक्सपेंशन के। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें मिक्स क्या है आपका? स्वीट्स वर्सेस जो नमकीन का मिक्स है वो क्या है, और वहाँ पर आगे जाकर मिक्स किस तरीके से रहने वाला है आपका? तो जो अभी मिक्स है, जो भुजिया नमकीन दोनों को एक मिला लें अगर, तो भुजिया नमकीन का जो है क्लोज टू 72-73% के आसपास भुजिया नमकीन है हमारा। वेस्टर्न स्नैक्स जो हमने काफी अच्छी ग्रोथ की है क्योंकि हमने जितने प्लांट लगाए हैं पिछले 1 साल में, वो उसमें वेस्टर्न स्नैक्स की काफी कैपेसिटी क्रिएट की है, तो वहां पे हमारी काफी अच्छी ग्रोथ रही है और वहाँ अभी हमारा शेयर 8.5% के आसपास है। स्वीट 13% के आसपास है, पापड़ 6.5% के आसपास है। तो ये ओवरऑल समरी है पूरी हमारे कैटेगरी परसेंटेज बिजनेस शेयर की। अच्छा, एक और चीज मुझे आगे हम देख रहे हैं आगे ओवरऑल वेस्टर्न स्नैक्स जो है, जैसे हमारे पिछले साल में 3 प्लांट इंडिया में आए हैं, एक कानपुर में आया है, एक बीकानेर में आया है और एक मुजफ्फरपुर में आया है, तो 3 प्लांट भी गए इंडिया में आया। इस साल भी हम 2 प्लांट और एक फ्रोजन प्लांट लेके आ रहे हैं बीकानेर के अंदर। वैसे ही एक रायपुर प्लांट है जो लेके आ रहे हैं, एक पटना में एक और प्लांट खोल रहे हैं। तो एक्सपांशन प्लान काफी है हमारे। इस साल एंड तक हमें जो PLI सब्सिडी मिली थी जिसमें हमने गवर्नमेंट को क्लोज टू 440 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कमिट किया था, वो हम इस साल के एंड तक कंप्लीट कर देंगे, जिससे हम काफी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। एक और सवाल मुझे पूछना है आपसे, जैसे ये हल्दीराम्स हैं या बीकानेर वाला है, वहाँ पर एक ईटिन का भी एक कुछ स्टोर्स हैं जो काफी पॉपुलर होते हैं। बीका जी का भी ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ प्लान है? सर देखिए, हमारा वैसे बॉम्बे में एक आउटलेट है, एक जो बड़ा वैसा आउटलेट, हाँ अभी कोई स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं है उसके बारे में। अभी हम जो फ्रोजन प्लांट लेके आ रहे हैं जो अगले 3 से 4 महीने में चालू हो जाएगा, उसके बाद हम एक कुछ प्लान बनाएंगे कि हम QSR में क्या कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली अभी ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं है। ओके, पॉसिबली मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा। ये मैं आपके आई थिंक जो पैन इंडिया प्रेजेंस है उसको देख रहा था, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी अच्छा खासा है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स अप्रॉक्सीमेटली 486। ये कितना बढ़ जाएंगे इस साल? आई मीन शुरुआती अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो इनफैक्ट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ना देखने के बजाय अगर हम लोग ये नंबर देखें, डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली जिनको चैनल पार्टनर्स बोलते हैं या इंटरमीडिएटरीज जो कि एंड रिटेलर तक पहुंचते हैं, तो हमारा इस साल का एग्जिट करीब 2400 टोटल हमारा ये नंबर था।
जो कि हमारा प्लान है अगले साल में डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर मिला के हम 1000 ये चैनल पार्टनर्स ऐड करेंगे। और इसको अगर आप डिवाइड H1 की अगर आप बात करते हैं तो इसके करीब 500 हम ये चैनल पार्टनर्स ऐड करेंगे फर्स्ट हाफ में। दैट्स द प्लान। ओके, चलिए फिर ऋषभ जी और मनोज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सारे सवाल लेने के लिए। ऑल द बेस्ट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए मार्केट है डेज हाई। एक काम करते हैं, अमित के पास वापस चलते हैं। अमित, इस बीच में जब ये चर्चा चल रही थी, कोई और स्टॉक जो आपके रिडार पर आया हो? जी अनुज जी, आइशर मोटर्स कल मैंने BTST में भी दिया था। इसका स्ट्रक्चर मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक ने एक पुल बैक दिया, ऑर्डरली 10 डे पे रेस्ट किया था, कल भी इसमें एक अपटिक देखा था और आज फॉलो अप हम देख रहे हैं। तो आइशर मोटर्स लिया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 3700 और स्टॉप लॉस रखेंगे 3590 का। ओके, चलिए हमें जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर आए रखी। इनफैक्ट